हाँ जी, स्वागत है आप सभी का कपिल कॉमर्स क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं CMA चिराग विजय लेके आया हूँ बीकॉम सेकेंड ईयर के लिए डायरेक्ट टैक्सेशन। तो शुरू करते हैं हम डायरेक्ट टैक्सेशन का ये सफ़र। अगर हम बात करें डायरेक्ट टैक्स की तो उससे पहले हमें एक वर्ड पकड़ना पड़ेगा, टैक्स। क्या पकड़ना पड़ेगा? टैक्स। टैक्स क्या होता है? तो टैक्स की अगर हम डेफिनेशन की बात करें, टैक्स क्या है, तो टैक्स एक कंपलसरी फीस है। एक क्या है? मैंडेटरी फीस है। मैंडेटरी फीस है जो कि किसी भी देश की सरकार द्वारा वसूल की जाती है साधारण जनता से। तो टैक्स क्या है? टैक्स एक मैंडेटरी फीस है जो कि उस देश की सरकार के द्वारा वसूल की जाती है वहाँ की पब्लिक से। ठीक है सर। बीकॉम सेकेंड ईयर में हम पढ़ते हैं इनकम टैक्स। इनकम टैक्स को बोलते हैं हम डायरेक्ट टैक्सेशन। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट टैक्स। एक नई टर्म आती है यहाँ से हमारे पास, डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? इनकम टैक्स को क्यों हम डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं? इनकम टैक्स को डायरेक्ट टैक्स इसलिए हम बोलते हैं क्योंकि इनकम टैक्स क्या होता है? इनकम टैक्स चार्ज होता है उस इनकम टैक्स उसी पर्सन पे चार्ज होगा जो उसका पेमेंट करेगा। तो पेयर और बर्डन जो टैक्स इंसिडेंस जो पड़ा, क्या पड़ा? टैक्स इंसिडेंस। टैक्स इंसिडेंस का कुछ भी मतलब नहीं है, बस सिर्फ इतनी सी बात है कि टैक्स इंसिडेंस ये बताता है कि ये टैक्स पे किसको करना है, लेकिन इसका बर्डन भी उसी पर्सन पे पड़ेगा। बर्डन भी उसी पर्सन पे पड़ेगा जिसके ऊपर टैक्स इंसिडेंस आया। टैक्स इंसिडेंस का मतलब ये हुआ कि किस पे इसकी लाइबिलिटी है पे करने की और इसको पे कौन कर रहा है। वो दोनों ही एक ही पर्सन होते हैं, इसलिए हम इसको डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें इनडायरेक्ट टैक्स की, तो इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब है, इनडायरेक्ट टैक्स का एक अच्छा उदाहरण है GST। क्या है? GST। GST क्या है? एक इनडायरेक्ट टैक्स है। क्यों है इनडायरेक्ट टैक्स? क्योंकि इसका जो बर्डन होता है वो कस्टमर पे आता है। किस पे आता है? कस्टमर पे। यानी कि हम कोई भी चीज़ परचेज करते हैं उस पे GST सामने वाले दुकानदार को पे करके आते हैं। तो बर्डन किस पे आया? बर्डन आया कस्टमर पे। जबकि इसको चुकाना किसे है? उस दुकानदार को। सरकार को कौन चुका के आएगा? वो सामने वाला दुकानदार। तो पेयर एंड बर्डन जिस पे आया वो डिफरेंट पर्सन हो गए, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम? इनडायरेक्ट टैक्स। मोटा मोटी समझने की बात यह है कि इनकम टैक्स एक प्रकार का डायरेक्ट टैक्स है। इनकम टैक्स को इसीलिए हम डायरेक्ट टैक्स भी बोलते हैं, और इसका जो बर्डन है और जो टैक्स इंसिडेंस है वो सेम पर्सन पे रहता है, इसलिए एक प्रकार का डायरेक्ट टैक्स है। डायरेक्ट टैक्स मतलब कि प्रत्यक्ष कर। ठीक है। उसके बाद अगर हम इनकम टैक्स की बात करें तो सबसे पहले जो इंडिया में जो इनकम टैक्स लगा 1860 में सर जेम्स विल्सन ने सबसे पहले 1860 में इसको इम्पोज किया इंडिया में। उसके बाद डिटेल एक्ट बना इसका 1866 में पहली बार। 1886 में इसका एक्ट बना, और उससे पहले 1860 में जेम्स विल्सन ने सबसे पहले भारत में डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स को इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद अगर हम देखें तो वर्तमान में स्थिति यह है कि वर्तमान में हमारे ऊपर लागू होता है इनकम टैक्स अधिनियम 1961, इनकम टैक्स एक्ट 1961। उसके ही अंतर्गत हम ये पूरी जो डायरेक्ट टैक्सेशन है उसको पढ़ते हैं। तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 हमारे ऊपर वर्तमान में लागू है। इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत ही हम ये पूरा जो डायरेक्ट टैक्सेशन है, पूरी जो इनकम टैक्स सब्जेक्ट है उसको पढ़ते हैं। इनकम टैक्स एक्ट 1961 वर्तमान में प्रभावी है। उसके बाद तो जो भी इनकम टैक्स एक्ट हमें बताएगा उसी के अकॉर्डिंग हम इसको इनकम टैक्स चार्ज करते हैं। ठीक है। उसके बाद इनकम टैक्स एक्ट के बाद हम
ये जो लागू हुआ इनकम टैक्स एक्ट, वो लागू हुआ 1 अप्रैल 1962 से पूरे भारत में ये लागू हुआ। कब से लागू हुआ? 1 अप्रैल 1962 से पूरे भारत में इनकम टैक्स एक्ट लागू हुआ। यानी इनकम टैक्स एक्ट है कौन सा? 1961। और लागू कब से हुआ? ये 1 अप्रैल 1962 से लागू हुआ। ठीक है, इसके अंतर्गत हम जो भी जितने भी प्रोविजन है इनकम टैक्स के वो भी डिस्कस करेंगे। कैसे कैसे इनकम पे टैक्स लगता है, कैसे इनकम कैलकुलेट होती है, वो सब हम अलग से देखेंगे। ठीक है, इनकम टैक्स एक्ट बना 61 में। एक्ट क्या होता है? एक्ट कोई सा भी एक कानून होता है जो उस देश की संसद द्वारा बनाया जाता है। वहाँ पे जो उसकी लोकसभा और राज्यसभा है वहाँ से पास होकर जब राष्ट्रपति की अनुमति मिलती है तो वो एक एक्ट बनता है। एक्ट बनने के बाद वो एक मतलब कि एक कानून बन गया। उस कानून के अंतर्गत हमें जैसे जैसे बताया गया है वैसे वैसे हमें चलना है। ये कानून हमें बताएगा कि इनकम टैक्सेबल कैसे होगी, कितने कितने पे क्या टैक्स लगाना है, कौन सी इन जो एक्सपेंसेज हैं वो हम क्लेम कर सकते हैं। तो ये जो सारी बातें हम सीखते हैं वो इस एक्ट के अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ता है। उसी के अकॉर्डिंग हम सारी बातें करेंगे इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंतर्गत, जो कि लागू होता है 1 अप्रैल 1962 से। उस कोई भी जब एक्ट बनता है तो एक्ट में डिटेल सारी बातें नहीं होती हैं। एक्ट में डिटेल में सारी बातें नहीं होती हैं, तो उसके पीछे पीछे आते हैं उसके रूल्स। तो इनकम टैक्स एक्ट के भी साथ साथ रूल्स चले और इनकम टैक्स रूल्स 1962 भी हमारे साथ आया। तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 तो हमें पढ़ना ही पढ़ना है। उसके अलावा जो उसके रूल्स हैं इनकम टैक्स एक्ट रूल्स 1962 वो भी हमें यहाँ पे देखना है। ठीक है, तो ये हमारा बेस हो गया इस इनकम टैक्स का कि सर हमें पढ़ना कैसे इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स के लिए हमारा इनकम टैक्स एक्ट है और इनकम टैक्स रूल्स भी बने हुए हैं। तो मोटा मोटी हमने क्या समझ रहे हैं कि इनकम टैक्स सर जो हमें पढ़ना है एक प्रकार का डायरेक्ट टैक्स है। सबसे पहले हमने देखा टैक्स क्या होता है। तो टैक्स का मतलब मैंडेटरी फीस, जो कि उस किसी भी देश की सरकार द्वारा, मैंडेटरी का मतलब अनिवार्य शुल्क जो उस देश की सरकार के द्वारा वसूला जाता है वहाँ की पब्लिक से, वो क्या होता है? टैक्स होता है। फिर जो अगर हम इनकम टैक्स की बात करें तो इनकम टैक्स क्या है? इनकम टैक्स एक प्रकार का सर डायरेक्ट टैक्स प्रत्यक्ष कर है। आयकर क्या है? एक प्रत्यक्ष कर है। प्रत्यक्ष कर क्यों है? क्योंकि सर जिसके ऊपर बर्डन आया उसी को पे करना है। जिसके ऊपर बर्डन आया, अगर मैं इनकम टैक्स अगर इनकम मेरे जनरेट हो रही है तो इनकम टैक्स पे भी मैं करूँगा। तो इनकम टैक्स पे भी मैं ही करूँगा और इनकम टैक्स बन भी मेरे ऊपर ही रहा है, तो इसलिए एक प्रकार का ये प्रत्यक्ष कर है। प्रत्यक्ष रूप से इसका भार जो है वो मेरे ऊपर आया। वहीं हमने जब इसकी तुलना जीएसटी से करी तो जीएसटी में हमने देखा कि सर जो बर्डन था वो कस्टमर पे आया था, लेकिन पे करने की जो लाइबिलिटी थी वो दुकानदार की थी, उस दुकानदार की थी। इसलिए ये एक प्रकार का क्या है? एक अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, कोई भी जब हम टेक्निकल चीज़ पढ़ेंगे पूरे कॉमर्स फील्ड में या फिर इस इनकम टैक्स में, तो वहाँ पे वो एक जो चीज़ गवर्न होती है, जो चलती है, वो एक कानून से चलती है। फिर हमने ये देखा तो सर वो कानून है हमारा इनकम टैक्स एक्ट 1961। उस कानून के अंतर्गत हमें ये पूरी इनकम टैक्स जो है वो पढ़नी है। जब हमने देखा कि इंडिया में सबसे पहले इनकम टैक्स कब आया, तो इंडिया में सबसे पहले इनकम टैक्स 1860 में सर जेम्स विल्सन ने लेकर आए। सबसे पहले भारत में जो आयकर लगा वो कब लगा? 1860 में जेम्स विल्सन के द्वारा। उसके बाद जो इस पर डिटेल थोड़ा एक्ट आया वो आया 1866 में। उसके बाद जब हम आज़ादी के बाद की बात करें तो फिर जो हमारा वर्तमान में जो एक्ट लागू है वो है आयकर अधिनियम 1961, इनकम टैक्स एक्ट 1961। हमने देखा कि सर एक्ट में पूरी चीज़ कवर हो नहीं सकती, इसके लिए पीछे पीछे है उसके रूल्स, जिसको बोला इनकम टैक्स रूल्स 1962। तो उसी के द्वारा हम ये पढ़ते हैं। ये हमारा बेसिस है किसका? इनकम टैक्स का। इनकम टैक्स का बेसिस हम पढ़ रहे हैं इनकम टैक्स एक्ट 1961 एंड इनकम टैक्स रूल्स 1962। इनकम टैक्स एक्ट 1961, देन इनकम टैक्स हमने रूल्स पढ़ा। यहाँ से हम क्या निकालेंगे? सर इनकम क्या होती है,
इनकम कैसे होती है ये हमें कौन बताएगा, ये सब चीज़ें हमें इनकम टैक्स एक्ट बताएगा। हम उसी के हिसाब से आगे सफ़र जारी रखेंगे। इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स रूल्स। उसके अलावा भी सर इनकम टैक्स के कोई और भी बेसिस होते हैं क्या? जी हाँ, और भी बेसिस होते हैं। इनकम टैक्स के और भी बेसिस क्या होते हैं सर? आपने सुना होगा हर साल हमारी संसद में एक बजट पेश होता है, एक जिसे हम वित्त विधेयक बोलते हैं, फाइनेंस बिल बोलते हैं, और वो जब पारित हो जाता है तो बनता है फाइनेंस एक्ट, वित्त अधिनियम, या जिसको बजट के नाम से जाना जाता है। उस बजट में भी क्या होता है सर? हम देखते हैं कि उस बजट में कई चीज़ें ऐसी आती हैं कि इस पे अब टैक्स इतना लगेगा, इतनी छूट मिल गई, ये सब क्या है? ये सब इसी इनकम टैक्स की यहाँ पे बातें हो रही हैं। तो हर साल एक बजट जो पेश होता है, फाइनेंस एक्ट जिसे हम बोलते हैं, वो भी हमारा एक बेस है सर इस इनकम टैक्स का। हर साल ये आता है, हर साल कुछ चेंजेस के साथ में आता है, वही हमारा क्या बनता है? फाइनेंस बजट बनता है। तो एक हमारा फाइनेंस एक्ट जो एनुअल फाइनेंस एक्ट है वो हमारा बेस है सर इनकम टैक्स का। उसके अलावा सरकार समय समय पे कुछ अधिसूचनाएं जारी करती है जिसे हम गवर्नमेंट नोटिफिकेशंस बोलते हैं। कुछ अधिसूचनाओं के माध्यम से, कुछ अधिसूचनाएं कब जारी होती हैं? तो अधिसूचनाएं जारी होती है अगर गवर्नमेंट को सडनली कुछ चेंज करना हो, तो अधिसूचना के माध्यम से, नोटिफिकेशंस के माध्यम से उस चेंजेस को हम आम पब्लिक तक पहुंचाएगी कि ये चेंज हमने करा है। या फिर किसी एक्ट में, किसी जो एक्ट में कुछ लिखा हुआ है उसका अगर डिटेल में कुछ बताना है तो वो किसके माध्यम से बता सकती है? नोटिफिकेशंस के माध्यम से बता सकती है। तो हमारा एक बेस क्या हो गया? गवर्नमेंट नोटिफिकेशंस। ठीक है सर, समझ में आता है। तो ये हमारा क्या है? डायरेक्ट टैक्स का एक बेसिक जो हम अभी पढ़ रहे हैं। ठीक है सर, डायरेक्ट टैक्स अगर कुछ भी इस देश में चल रहा है तो उसकी एक पूरी रेगुलेटरी बॉडी है जो उसको क्या करती है? उसको नियमित करती है। हमारे यहाँ संस्थाएं हैं, ठीक है, रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं। जैसे कि बैंकों को नियमित कौन करता है? बैंकों को नियमित करता है सर आरबीआई। सर बैंकों को नियमित कौन करता है? आरबीआई, ताकि हमारी जमाएँ जो हैं वो सुरक्षित रहें, हमारे जो डिपॉजिट्स हैं वो सिक्योर्ड रहें, इसके लिए हमारे देश में है आरबीआई। वैसे ही सर डायरेक्ट टैक्स को भी एक रेगुलेटरी बॉडी होनी चाहिए। डायरेक्ट टैक्स भी क्या है? अगर हम डायरेक्ट टैक्स जमा करा रहे हैं तो उसका रेगुलेशन तो होना चाहिए, एक बॉडी तो होनी चाहिए उसके लिए। तो इसकी जो अपेक्स बॉडी आती है, अपेक्स बॉडी का मतलब होता है इसकी जो सर्वोच्च संस्था है। जैसे कि हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट को हम बोलते हैं अपेक्स कोर्ट, सबसे बड़ी कोर्ट, वैसे ही डायरेक्ट टैक्स के लिए भी एक अपेक्स बॉडी बनी हुई है। क्या बनी हुई है? एक अपेक्स बॉडी बनी हुई है, यानी सर्वोच्च संस्था डायरेक्ट टैक्स को जो पूरे इस चीज़ को नियमित करती है, रेगुलेट करती है, वो है CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, CBDT जिसका पूरा नाम है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन। ठीक है सर, तो हमारी जो CBDT संस्था है वो इस पूरे डायरेक्ट टैक्स के क्षेत्र को रेगुलेट करते हुए आ रही है। ये हमारा डायरेक्ट टैक्स प्रत्यक्ष कर की सर्वोच्च संस्था है CBDT। तो अगर कोई भी क्लैरिफिकेशन का क्या मतलब है? क्लैरिफिकेशन का मतलब है अगर किसी चीज़ में डाउट है, एक्ट में कुछ चीज़ लिखी हुई है, उस पर डाउट आ रहा है किसी को कि इसकी इंटरप्रिटेशन, इसकी व्याख्या क्या होनी चाहिए, उस व्याख्या पे कोई भी डाउट आ रहा है तो उसको क्लैरिफाई कौन करेगा? उसको क्लैरिफाई कर सकता है सर हमारी सर्वोच्च संस्था सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन, CBDT। उसको क्या कर सकती है? CBDT उसको क्लैरिफाई कर सकती है। तो CBDT अगर कोई क्लैरिफिकेशन निकालती है तो ये भी क्या हो सकता है सर? हमारा बेस हो सकता है सर, ये भी हमारा क्या हो सकता है? बेस हो सकता है। ठीक है, कई बार देखा जाता है कि जिस पर्सन को टैक्स पे करना है वो अपनी एक रिटर्न फाइल करता है। वो रिटर्न पूरी प्रोसेस जब होती है तो उसके बाद अगर उसमें कोई भी डिस्प्यूट, कोई भी डाउट लगता है तो इनकम टैक्स अथॉरिटी वहाँ पे सामने आती है। इनकम टैक्स अथॉरिटी वहाँ पे आएगी और बोलेगी कि नहीं आपने टैक्स कम भरा है, आपको आपकी यह भी इनकम है, आपको इस पे भी टैक्स देना चाहिए था, लेकिन हुआ। तो इस मामले में एक डिस्प्यूट हो गया। ये डिस्प्यूट कहाँ जाएगा? ये डिस्प्यूट सर कोर्ट में जाएगा। डिस्प्यूट कहाँ पे जाएगा? कोर्ट में जाएगा। उसके बाद कोर्ट भी अपना एक जजमेंट दे सकती है, एक डिसीजन दे सकती है। ठीक है सर, तो कोर्ट भी अपना एक जजमेंट और डिसीजन देगी। अगर कोर्ट का वो जजमेंट भी हमारा एक बेस बन सकता है, हम पढ़ रहे बेस बन सकता है। हम पढ़ रहे हैं कि क्या क्या इनकम टैक्स के बेस हैं, किस आधार पे हम इनकम टैक्स
पढ़ दें किस आधार पे, तो ये आधार हम पढ़ रहे हैं कि ये आधार हो सकते हैं। तो कोर्ट का डिसीजन भी एक हमारा क्या हो सकता है, आधार हो सकता है, उसको इनकम टैक्स को क्लैरिफाई करने का, इनकम टैक्स पढ़ने का एक हमारे आधार है, इनकम टैक्स भरने का। ये हमारे क्या है, एक आधार है। तो हमने देखे इनकम टैक्स के क्या क्या आधार हैं। इनकम टैक्स एक्ट हो गया, सबसे पहले वर्तमान में लागू है आयकर अधिनियम 1961, इनकम टैक्स एक्ट 1961, उसके बाद आयकर नियम 1962, इनकम टैक्स रूल 1962। उसके बाद हमने देखा कि सीबीडीटी अगर कोई क्लैरिफाई कर दे तो क्लैरिफिकेशन बाय सीबीडीटी। उसके बाद हमने देखा फाइनेंस बजट, हर साल एक बजट जो आता है वो भी हमारा क्या हो सकता है, एक आधार हो सकता है। उसके बाद हमने देखा कि सर गवर्नमेंट नोटिफिकेशन निकाल सकती है, बिल्कुल निकाल सकती है, गवर्नमेंट कुछ भी कर सकती है तो गवर्नमेंट नोटिफिकेशन भी निकाल सकती है। उसके बाद हमने देखा कि सर कोर्ट में मामला चला गया तो कोर्ट का भी एक डिसीजन आता है। तो ये हमारे बेस है कुछ इनकम टैक्स को पढ़ने के लिए। ठीक है, ठीक है सर, इतना समझ में आता है कि ये हमारे बेस हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम देखेंगे कि ये हमारे बेसिस हो गए। ठीक है सर, इतना समझ में आता है हमें कि ये चीज़ें हमने देख ली कि ठीक है, यहाँ से हम इनकम टैक्स देखेंगे। ठीक है सर, समझ में आता है इनकम टैक्स एक प्रकार का डायरेक्ट टैक्स है और डायरेक्ट टैक्स क्यों है ये भी हमने देखा। ठीक है, उसके बाद हम ये देखते हैं कि सर इनकम टैक्स देना किसको होता है, इनकम टैक्स देना किसको होता है, और इसकी जो इम्पोर्टेंट जो डेफिनेशंस है वो भी हम देखेंगे कि जो हम बेसिक पढ़ रहे हैं। तो हमें ये देखना है कि हमें आगे किस टर्मिनोलॉजी से हमें आगे बढ़ना होगा, क्या क्या हमें थोड़ा बेसिक आइडिया हो सर, जिससे हम आगे इसको आसानी से कर सकें। तो उसके बाद अगर हम देखते हैं, उसके बाद अगर हम देखें तो जब हम इतना देखें तो अब हम ये देखना पड़ेगा कि इनकम टैक्स जो है वो देना किसको है, कौन देता है। तो इनकम टैक्स देगा पर्सन, कौन देगा सर, पर्सन देगा। कौन देगा सर इनकम टैक्स, इनकम टैक्स देगा पर्सन देगा, कोई भी व्यक्ति। अब इस पर्सन की भी डेफिनेशन दी हुई है कि ये पर्सन का मतलब क्या, ये पर्सन का मतलब क्या है। तो इनकम टैक्स में आपने बोला भाई पर्सन देगा, तो पर्सन कौन होता है, तो पर्सन आपके कौन हो सकता है सर, मैं हो सकता हूँ, आप हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, इंडिविजुअल कोई भी हो सकता है। तो कौन हो सकता है, इंडिविजुअल यानी व्यक्ति, व्यक्ति आप हो सकते हैं, मैं हो सकता हूँ, कोई भी हो सकता है, हम तो टैक्स देंगे ही देंगे, इंडिविजुअल। ठीक है सर, और क्या सिर्फ आप और मैं, और कोई भी आता है क्या इसमें, जी हाँ बिल्कुल आता है। और कौन हो सकता है सर, और हो सकता है HUF। HUF का क्या मतलब है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, हिंदू अविभाज्य परिवार। तो हिंदू अविभाज्य जो परिवार है वो उनकी टैक्स लाइबिलिटी अलग आती है, वो टैक्स अलग देते हैं, उनको इंडिविजुअल से हम अलग समझेंगे। तो इंडिविजुअल तो देगा ही सर, HUF को भी, वो भी एक पर्सन माना जाएगा इनकम टैक्स के अंतर्गत। तो इंडिविजुअल भी हो गया और HUF भी हो गए। ठीक है सर, इसके अलावा भी है क्या कोई, तो इंडिविजुअल हो गया, HUF हो गया, इसके अलावा आपकी पार्टनरशिप फर्म भी जो है वो इसमें आती हैं। ठीक है, तो इंडिविजुअल तो है ही है, HUF हो गया, पार्टनरशिप फर्म हो गई, ये क्या है, ये पर्सन है, पर्सन को ही क्या देना है, टैक्स देना है। तो इंडिविजुअल तो देगा, HUF भी देगा, लेकिन पार्टनरशिप फर्म भी देगी। वो से मतलब पार्टनरशिप फर्म खुद एक पर्सन है अपने आप में। अगर हमें टैक्स लेना होगा तो हम उसके पार्टनर के पास न जाके किसके पास जाएंगे, पार्टनरशिप फर्म के पास जाएंगे डायरेक्ट। तो पार्टनरशिप फर्म भी क्या है, एक अलग से पर्सन है। ठीक है, इसके अलावा सर कंपनी भी तो हो सकती है, बिल्कुल, कंपनी के पास अलग पर्सन है। इसके अलावा होती है लोकल अथॉरिटी। कौन होता है सर, लोकल अथॉरिटी।
सर ये लोकल अथॉरिटी क्या होता है? तो नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद, ये क्या है? ये है लोकल अथॉरिटी। तो इनका टैक्सेशन सिस्टम अलग चलेगा, क्योंकि ये पर्सन क्या है? अलग पर्सन है। ये इंडिविजुअल से अलग पर्सन है, कंपनी से अलग पर्सन है। लोकल अथॉरिटी, लोकल अथॉरिटी को हिंदी में बोलेंगे स्थानीय निकाय। तो स्थानीय निकाय भी जो है उनसे अलग से पर्सन माना गया है, और इनका टैक्स हम अलग से निकालेंगे। तो इंडिविजुअल, एचयूएफ, पार्टनरशिप, कंपनी और लोकल अथॉरिटी। इसके अलावा भी कोई होता है क्या? इसके अलावा भी कोई होता है क्या सर? इसके अलावा होता है आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, AJP, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन कौन होंगे? तो आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन होंगे जैसे आपकी यूनिवर्सिटी हो गई, जैसे आपकी यूनिवर्सिटी हो गई। तो यूनिवर्सिटी क्या है? कोई कंपनी थोड़ी है, कंपनी नहीं है सर। इंडिविजुअल तो हो ही नहीं सकता। फर्म है क्या कोई? नहीं, फर्म तो हो ही नहीं सकती सर। तो फिर क्या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली? नहीं, वो भी पॉसिबल नहीं है। तो ये ऐसी जो संस्था है वो क्या है? AJP है, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। इनका टैक्स अगर हमें निकालना है तो अलग से निकालेंगे, क्योंकि पर्सन क्या है? ये अलग है। क्योंकि इनकम टैक्स किस पे लगेगा? पर्सन पे लगेगा। अभी हम क्या देख रहे हैं? पर्सन कौन होता है? अभी हम क्या देख रहे हैं? पर्सन कौन होता है? तो पर्सन इंडिविजुअल भी हो सकता है, HUF भी हो सकता है, पार्टनरशिप फर्म भी हो सकती है, लोकल अथॉरिटी भी हो सकती है, और कंपनी भी हो सकती है। इसके अलावा आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन भी हो सकता है सर। ये सब क्या है? पर्सन की डेफिनेशन में आते हैं। ये सब पर्सन की डेफिनेशन में आते हैं, ठीक है। तो इन व्यक्तियों पे, इन संस्थाओं पे क्या लगेगा सर? ये पर्सन की कैटेगरी में अलग अलग पर्सन है सर। तो इनको सबकी टैक्स जो लाइबिलिटी है, जो टैक्स जो इनको देना होगा, वो सब अलग से कैलकुलेट होगा इन सभी के लिए। ये नहीं कि कंपनी के केस में हम डायरेक्टर को इंडिविजुअल मानते हुए उस पर इंडिविजुअल वाला टैक्स लगा देंगे, नहीं, कंपनी पर टैक्स लगेगा कंपनी मानते हुए। तो पर्सन का मतलब ही क्या हुआ? HUF पे टैक्स लगेगा HUF मानते हुए, न कि व्यक्तिगत लगेगा, ठीक है। तो पर्सन की डेफिनेशन हमने देखी कि पर्सन में कौन कौन शामिल है, ठीक है सर। इसके अलावा अगर हम बात करें, सर, ये तो हमने देखा पर्सन क्या क्या होता है। अभी हम बस बेसिक देख रहे हैं, ठीक है। इसमें इतना ज़्यादा कुछ है नहीं, बेसिक अभी हमारा चल रहा है। बेसिक टर्मिनोलॉजी जो है आयकर की, वो हम समझ रहे हैं, ठीक है सर, समझ आता है। पर्सन टू ये पर्सन हमें समझ में आया, ठीक है। आगे हम जब भी इनकम टैक्स बार पढ़ेंगे, एक टर्म आएगी SSC, सर ये SSC क्या होता है? अभी हम पढ़ के आए पर्सन क्या होता है, ठीक है। अब SSC क्या है? SSC का मतलब वो पर्सन, समझना थोड़ा सा, वो पर्सन जिसको इनकम टैक्स अधिनियम, आयकर अधिनियम 1961, इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंतर्गत कोई भी ऐसा पर्सन जिसको इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंतर्गत कोई भी अमाउंट सरकार को देना हो, वो SSC होता है। तो SSC की क्या डेफिनेशन, क्या परिभाषा निकल के आई? SSC कौन है? तो SSC वह पर्सन, अब पर्सन इसलिए हमने पहले देखा ताकि हम इस डेफिनेशन को क्या कर सकें, समझ सकें। तो पर्सन का मतलब सिर्फ व्यक्तिगत नहीं, पर्सन का मतलब सर क्या? पर्सन का मतलब जो अभी हमने देखा सब, पार्टनरशिप फर्म, HUF, कंपनी, उसके बाद हमने देखा लोकल अथॉरिटी एंड देन आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। ये सभी ऐसे सभी व्यक्तियों को अगर आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत कोई भी अमाउंट, चाहे वो टैक्स का हो, चाहे वो फीस का हो, चाहे वो इंटरेस्ट का हो, कोई भी अमाउंट सरकार को देना पड़े, तो वह SSC कहलाएगा। वह क्या कहलाएगा? SSC कहलाएगा। SSC कौन होता है? तो जिसकी इनकम निकाली जाती है, इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग जिसकी इनकम निकाली जाती है, उसे SSC बोलते हैं। लेकिन SSC की डेफिनेशन अगर हम देखें तो SSC की डेफिनेशन में वो पर्सन कौन? जो सारे वो पर्सन
इनकम टैक्स एक्ट 1961 में अगर कोई भी अमाउंट उसको पे करना हो तो वो पर्सन कहलाता है। ठीक है सर, समझ में, सॉरी वो एसएससी कहलाता है। इतना समझ में आ गया सर। तो हमने पर्सन देखा। अभी हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या समझा। तो हम पढ़ रहे थे इनकम टैक्स एक्ट। तो सबसे पहले तो हमें ये पता चला कि टैक्स क्या होता है। तो टैक्स क्या है? टैक्स, अभी हम एक समरी बना लेते हैं। सर हमने सबसे पहले पढ़ा टैक्स या कर। कर क्या होता है? तो टैक्स और कर क्या होता है? तो टैक्स और कर एक प्रकार का शुल्क, एक प्रकार का शुल्क, एक प्रकार का शुल्क होता है जो कि मैंडेटरी चार्ज किया जाता है, अनिवार्य रूप से जिसे चार्ज किया जाता है। ठीक है, कंपलसरी होता है या मैंडेटरी होता है या अनिवार्य होता है। ठीक है, तो एक ऐसी फीस जो अनिवार्य होती है, जो कि उस देश की गवर्नमेंट के द्वारा चार्ज की जाती है। उस देश की सरकार के द्वारा जो फीस अनिवार्य रूप से चार्ज की जाती है उसे कर कहते हैं। कर के फिर हमने दो रूप देखे थे। अच्छा, इससे पहले हमने ये देखा था कि भारत में सबसे पहले जो कर है 1860 में जेम्स विल्सन ने लगाया था। 1860 में फर्स्ट 1860 में जेम्स विल्सन ने 1860 में सबसे पहले भारत में प्रत्यक्ष कर को लगाया था। उसके बाद एक एक्ट निकल के आता है 1866 में। एक्ट बनता है, कानून बनता है पहली बार। ठीक है सर, तो इतना समझ में हमें आया था। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि वर्तमान में जो आयकर है वो किस प्रकार से लिया जा रहा है। तो वो उसी प्रकार से लिया जा रहा है जैसे आयकर अधिनियम 1961 में बताया गया है। तो सर हमने फिर देखे थे बेस क्या है इनकम टैक्स का, कैसे हम इनकम कैलकुलेट करें, कैसे हम उस पर टैक्स लगाएं, बेसिस ऑफ इनकम टैक्स। ठीक है, तो हमने फिर क्या देखे थे सर? बेसिस देखे थे। सर बेस क्या क्या है? बेस क्या क्या है? तो अभी वर्तमान में जो लागू कानून है इसके लिए वो बेस है। कौन सा कानून लागू है? इनकम टैक्स एक्ट 1961, आयकर अधिनियम 1961, आयकर अधिनियम 1961। उसके बाद हमने देखा सर एक्ट तो बना दिया, एक्ट तो बना दिया, एक्ट के साथ साथ क्या चल रहे हैं? रूल्स चल रहे हैं। अच्छा, ये इनकम टैक्स एक्ट है 1961 का, लेकिन लागू कब से हुआ है? लागू हुआ है 1 अप्रैल 1962 से। कब से लागू हुआ है? 1 अप्रैल 1962 से क्या हुआ है? लागू हुआ है, एनफोर्स हुआ है। क्या हुआ है? एनफोर्स हुआ है 1 अप्रैल 1962 से। जबकि अधिनियम है कब का? अधिनियम है 1961 का। उसके बाद इनकम टैक्स एक्ट के बाद साथ साथ चल गया है इनकम टैक्स रूल्स 1962, इनकम टैक्स रूल्स, आयकर कानून एक्ट के साथ साथ चल गया। ये हमारा बेस है पढ़ने का कि हम इसके अकॉर्डिंग चलेंगे। आगे इनकम कैलकुलेट करनी होगी, टैक्स कैलकुलेट करना होगा, इसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करेंगे, इसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करेंगे। तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 एंड इनकम टैक्स रूल्स 1962। उसके अलावा सर, उसके अलावा आपने बोला था हर साल एक बजट आता है, हर साल एक बजट आता है, उसमें भी हम प्रत्यक्ष कर से संबंधित कई घोषणाएं देखते हैं। ठीक है, तो वो भी एक हमारा बेस है इनकम टैक्स का। तो एनुअल जो बजट होता है वो, जैसे हम बोलेंगे वार्षिक वित्तीय विवरण या वार्षिक बजट, बजट को हिंदी में बजट ही बोलते हैं। तो वार्षिक जो बजट आता है वो भी इसका एक बेस ही है। ठीक है, उसके अलावा और क्या बेस हो सकते हैं सर? आपने बताया था कि गवर्नमेंट क्या निकाल सकती है? नोटिफिकेशंस निकाल सकती है। तो गवर्नमेंट नोटिफिकेशन में क्या हो गया? एक बेस हो गया। ठीक है, तो गवर्नमेंट नोटिफिकेशन। उसके बाद सर आपने बोला था कि
पूरे की पूरे प्रत्यक्ष कर को नियमित करने के लिए सर्वोच्च संस्था है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स केंद्रीय प्रत्यक्ष कर जो संस्था है, तो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर जो संस्था है, जो बोर्ड है वहाँ का सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, वो जो इसकी सर्वोच्च संस्था है, वो कुछ क्लैरिफिकेशन दे सकती है। उस क्लैरिफिकेशन को भी हम एक आधार मान सकते हैं इनकम टैक्स के लिए। तो क्लैरिफिकेशन बाय CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, ठीक है। इसके अलावा सर कोर्ट के डिसीजन हो सकते हैं। अगर मामला किसका है, मामला डिस्प्यूट का है, विवादों से भरा मामला है जिसका निर्णय कोर्ट ने दिया है, तो वो कोर्ट का जो डिसीजन है वो भी हमारे लिए एक बेंचमार्क हो सकता है, वो भी एक हमारा बेस हो सकता है इनकम टैक्स का। तो कोर्ट डिसीजन, ठीक है। तो ये हमने देखा था कि बेस क्या है इनकम टैक्स का। अब एक चीज़ जिस पे डिस्कस करना बाकी रह गया है वो है कि भारत में ये जो है वो कर कौन लगाता है, जो टैक्स है वो कौन लगाता है। सर गवर्नमेंट लगाती है, क्योंकि टैक्स की डेफिनेशन में हमने क्या देखा था, एक फीस दैट इज चार्ज बाय गवर्नमेंट। तो सरकार द्वारा लगाया गया अनिवार्य शुल्क क्या होता है, कर होता है। तो कर तो लगा कौन सकता है, सरकार लगा सकती है। अब सर सरकार हमारे यहाँ दो तरह की है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो कौन सी सरकार यहाँ पे पैसा ये टैक्स चार्ज करेगी, डायरेक्ट टैक्स। तो अगर हम बात करें मोटा मोटी तो हमारे यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो चार्ज करती है पैसा डायरेक्ट टैक्स का। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, डायरेक्ट टैक्स का पैसा जो है वो चार्ज करेगी, वो कलेक्ट करेगी लोगों से। कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके बाद हमारे यहाँ पे एक फाइनेंस कमीशन होता है, एक फाइनेंस कमीशन होता है। तो एक फाइनेंस कमीशन होता है जिसको हम बोलते हैं वित्त आयोग। ये उस पैसे को राज्य सरकारों को भी बांट देता है और कुछ पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी छोड़ देता है। तो फाइनेंस कमीशन क्या करता है, फाइनेंस कमीशन इस पैसे को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। किस में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, अमंग स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकारों के बीच में इसको क्या कर देता है, डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, ठीक है। तो कलेक्ट कौन करता है हमारे देश में प्रत्यक्ष कर, सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके बाद वित्त आयोग की सिफारिश पे ये स्टेट गवर्नमेंट के पास चला जाता है, ठीक है सर। ये डिस्कस करना पहले रह गया था, अपन ने अभी ले लिया इस टॉपिक को भी, ठीक है। इसके बाद हमने देखा था सर पर्सन क्या होता है। तो पर्सन में हमने देखा पर्सन का क्या मतलब है। यहाँ पे हम पर्सन को पढ़ क्यों रहे हैं, तो पर्सन को हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि सभी पर्सन पे जो टैक्स की रेट जो होगी, जो टैक्स होगा, जो उनकी इनकम होगी, वो सब क्या निकाली जाएगी, अलग अलग निकाली जाएगी। इसके लिए पर्सन को बाइफरकेट करना जरूरी है। क्या व्यक्तिगत रूप से मैं और आप जो व्यक्तिगत रूप से हम टैक्स दें, या एक संस्था अगर चला रहे हैं तो वो संस्था टैक्स दे। तो इसके लिए हमें पर्सन को डिफाइन करना बहुत ज़रूरी हो गया कि पर्सन कौन कौन होता है। तो उसमें हमने देखा कि पर्सन में इंडिविजुअल भी आ जाते हैं आपके। उसके अलावा पर्सन में न केवल इंडिविजुअल आप और मैं, हम सब तो आते ही आते हैं। उसके अलावा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, हिंदू अविभाज्य जो परिवार हैं वो भी इसमें आते हैं, यानी कि उनकी इनकम अलग निकाली जाएगी। वो पर्सन अलग पर्सन है, कर्ता उनसे अलग पर्सन है। तो HUF जो है वो अलग है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, इसलिए उनकी जो इनकम है वो अलग से कैलकुलेट की जाएगी। इसलिए वो पर्सन ही क्या है, क्योंकि वो पर्सन ही क्या है, अलग पर्सन है, ठीक है सर। उसके बाद हमने क्या देखा कि पार्टनरशिप जो फर्म है वो एक अलग पर्सन है, उसकी इनकम अलग से निकाली जाएगी। उसके अलावा लोकल अथॉरिटी होगी, उसके अलावा कंपनी हो गई, एंड देन फिर हमने देखा आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन हो गया, AJP जिसे हम बोलते हैं। तो ये सब पर्सन की डेफिनेशन में अलग अलग लोग हैं। इन सब की इनकम जो है वो अलग तरीके से निकाली जाती है। तो ये सब क्या होते हैं, हमारे पर्सन होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, हमने एक डेफिनेशन देखी थी सर, SSC क्या होता है, SSC क्या होता है। तो SSC में मैंने बोला पर्सन हम पढ़ चुके हैं, तो अब SSC पढ़ना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। क्योंकि SSC कौन है, SSC का मतलब पर्सन जो पे करेगा
पर्सन जो इनकम टैक्स अधिनियम 1961 के अंतर्गत कोई भी अमाउंट सरकार को जिसे पे करना है वो एसएससी कहलाता है। तो पर्सन में सभी आ गए फिर तो एसएससी क्या एक फर्म एसएससी हो सकती है? हाँ हो सकती है, क्योंकि वो पर्सन में आ गई। और हमने देखा ही है कि एसएससी का मतलब क्या, पर्सन। जो आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत कोई भी अमाउंट गवर्नमेंट को देगा वो पर्सन होता है। तो क्या एक फर्म एसएससी है? बिल्कुल एसएससी है। क्या मैं एसएससी हूँ? अगर मैं टैक्स देना है मेरे को तो मैं एसएससी हूँ। अगर कंपनी है तो भाई बिल्कुल कंपनी एसएससी बन जाएगी। तो ये हमने एसएससी का देखा था। एक कॉन्सेप्ट जो हम बार बार जब भी हम इनकम टैक्स पढ़ेंगे बार बार आएगा, प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर क्या होता है वो अभी हम देख लेते हैं। प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर क्या होता है? तो जब भी हम इनकम टैक्स को बार बार देखेंगे, जब जितने भी टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे, हमें एक शब्द से बार बार गुजरना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर। ये प्रीवियस ईयर क्या है? क्या है? पिछला साल है, पुराने वर्ष है, क्या है ये प्रीवियस ईयर? तो प्रीवियस ईयर का मतलब जिस आप इनकम टैक्स कैसे पे करेंगे? मैं अभी कमा रहा हूँ तो ये टैक्स पे मैं करूँगा। अगर मैंने कमाया और मेरी इनकम टैक्सेबल बन रही है, टैक्स लगने लायक बन रही है, तो मैं इस टैक्स को अगले साल पे करूँगा। इस साल कमा रहा हूँ तो अभी तो इस साल 31 मार्च को ख़त्म होगा, तो अभी तो कैसे टैक्स पे कर दें मैं? कोई लॉजिक ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, एक बार कमाते हैं, इस साल जो कमाए उस पर अगले साल हमें टैक्स देना है, पैसा देना है, अगले साल रिटर्न जाएगी उसको, उसी को। इसीलिए ये कॉन्सेप्ट है प्रीवियस ईयर। तो जिस साल आप इनकम अर्न करते हो प्रीवियस ईयर कहलाता है। द ईयर, तो जिस साल आप इनकम अर्न करते हो, कमाते हो, वो साल क्या बन जाती है आपकी? प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर में पैसा कमाना है, ठीक है सर। टैक्स नहीं देते, प्रीवियस ईयर में टैक्स नहीं देना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर में तो आप कमा रहे हो। फिर एक आता है असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर, असेसमेंट ईयर क्या होता है? प्रीवियस ईयर में आपने कमाया और असेसमेंट ईयर में आपको टैक्स देना है। तो असेसमेंट ईयर वो साल हो गया जब आपको टैक्स पे करना है, किसका? प्रीवियस ईयर का। तो असेसमेंट ईयर, द ईयर इन विच टैक्स अमाउंट इज पेबल। तो असेसमेंट ईयर वो साल जिसमें आपको टैक्स देना है, प्रीवियस ईयर वो जो आपने कमाया। तो लेकिन ये प्रीवियस ईयर पिछले प्रीवियस ईयर का क्या बनेगा? असेसमेंट ईयर बनेगा, क्योंकि इससे पहले भी आपने कमाया होगा। तो हर प्रीवियस ईयर किसी न किसी ईयर का तो असेसमेंट ईयर होता ही होता है। प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर में थोड़ा सा जो डिस्कशन है वो हम अगले लेक्चर में करेंगे। इस लेक्चर में इतना ही। कपिल कॉमर्स क्लासेस से जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगली क्लास हम जल्दी लेके आ रहे हैं आपके लिए। थैंक यू।